नहीं है इंशाल्लाह, कल भी नॉर्मल क्लासेस है, एक्स्ट्रा क्लास कोई नहीं होगी। नॉर्मल क्लासेस का स्केड्यूल आपको पता है, उसकी टेंशन ना लें। कोई एक्स्ट्रा क्लास अगर हुई तो पहले आपसे मशवरा करूंगा। कोई ऐसी बात ऐसी ना करें जिससे हेडिंग लिखते हुए हाथ कांप उठे। ट्रीटमेंट ऑफ accumulated depreciation on the date of evaluation। एक्स्ट्रा कह के अपने आप को डिस्टर्ब ना करें, जिंदगी को नॉर्मल रखें बस। ट्रीटमेंट ऑफ accumulated depreciation, sorry, on the date of evaluation। सॉरी हेडिंग सही कर रहा हूं, ट्रीटमेंट ऑफ accumulated depreciation on the date of revaluation। सिंपल एक ट्रांसलेशन कर दें, बाकी ये क्या हो रहा है, क्या कहना चाह रहा हूं मैं बताऊंगा। ये क्या कहना क्या चाह रहा हूं, हेडिंग क्या है, किसका किस दिन पे ट्रीटमेंट की बहस करने लगा हूं। एक एग्जांपल लिखे दो, इस हेडिंग को समझने के लिए एक एग्जांपल लिखे। रिवैल्यूएशन डेट है या इस तरह से चल लिखना, मशीनरी मशीन एज ऑन 30th जून 2024। कॉस्ट थी लिखने साथ ही, सपोज 12 लाख। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन सपोज 3 लाख। 9 लाख सपोज WDV थी। पेड वैल्यू सपोज है 11 लाख। बस यहां तक लिख के तो बता दें, लिखिए जी। WDV क्या है, फेयर वैल्यू क्या है, 2 लाख क्या है, सरप्लस है। देखिए सर, जी 2 लाख सरप्लस है, सिंपल सी बात करना चाह रहा हूँ, डबल एंट्री बताएं। मशीन डेबिट है, सरप्लस क्रेडिट। अब इसके बाद बेटा आपको ये तो पता चल गया कि सरप्लस की एंट्री क्या है और लॉस अगर है तो लॉस की एंट्री क्या है। लेकिन अपने जहन में जरा मशीनरी का लेजर बनाने की कोशिश करें। वही एक पुराना मसला दोबारा आ रहा है। हो सकता है कि ये मशीन हमारी बुक्स में WDV पे आ रही हो, और ये भी हो सकता है कि ये मशीन कॉस्ट का लेजर अलहदा और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का लेजर अलहदा की बेस पे आ रही हो। लेट्स अज्यूम मशीनरी अकाउंट अगर WDV पे है, ये वर्ड्स कभी आपने मुझसे सुने हैं सर, तो इतने गुस्से से क्यों देख रहे हैं। नहीं देख रहे, मैंने मजाक किया, आप ऐसे ही देख रहे हैं, मतलब देखना है गुस्से वाली क्या बात। अगर एसेट अकाउंट WDV पे होगा तो बताएं वो 12 लाख पे आ रहा होगा या 9 लाख पे आ रहा होगा। ये हमारी इस 2 लाख की एंट्री से पहले वो 9 लाख रुपए पे हमारी बुक्स में आ रहा होगा। सबको ये बहस पता है सर। अब बताएं 2 लाख की एंट्री दोबारा आहिस्ता जरा, मशीन डेबिट सरप्लस क्रेडिट। आहिस्ता मैंने इसलिए कहा ताकि बोलते हुए जरा सोच लें, जहन में से चीज गुजर जाए।
अगर हमारी बुक्स में एसेट WDV पे है तो वो 9 लाख पे आ रहा होगा। हमारी इस एंट्री से 2 लाख से मशीन जब डेबिट होगी तो एसेट के लेजर में 2 लाख डेबिट हो जाएगा। पहले कितने पे आ रहा है, और 2 लाख से अगर डेबिट हम कर लें तो 11 लाख मींस एसेट फेयर वैल्यू के बराबर हो जाएगा, और हमें कोई और एडजस्टमेंट सोचने की जरूरत हरगिज नहीं। क्या आफ्टर इवेल्युएशन एसेट फेयर वैल्यू के बराबर आ जाता है? तो अगर 9 लाख पे WDV पे आ रहा हो और 2 लाख से आप और डेबिट कर लें तो क्या एसेट 11 लाख मींस फेयर वैल्यू के बराबर हो जाएगा? यकीनन सरप्लस भी 2 लाख से क्रेडिट होगा, सरप्लस का लेजर अलहदा बनेगा, वो इक्विटी में जाएगा, वो सब आपको पता है। लेकिन अब मैंने जो बात आपके सामने रखी है ये सुन के होपफुली आप जरा हेडिंग देखें जो थोड़ी देर पहले मैंने इस एग्जाम्पल के ऊपर लिखी है। अगर तो बेटा एसेट अकाउंट WDV पे तो फिर ये हेडिंग डिस्कस नहीं हो रही, लेकिन ये हेडिंग कब डिस्कस होगी? फिर मसला क्या है, पहले मसला समझ लें, फिर मैं दोबारा एक लेजर्स बना के शायद आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर सेपरेट लेजर्स बने हुए हैं तो मशीनरी के लेजर में 12 लाख आ रहा हो सर, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का 3 लाख अलहदा नजर आ रहा हो, डेफिनेटली सरप्लस है। सरप्लस की एंट्री तो क्या होनी है? मशीन डेबिट सरप्लस क्रेडिट। अब मशीन के लेजर में ऑलरेडी 12 लाख है या 9 लाख है? 12 लाख क्यों है यार? क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर अलहदा है। अब 12 लाख में 2 लाख और जब जमा होगा तो ये तो 14 लाख एसेट हो जाएगा। ऐसे क्यों हो जाएगा? क्योंकि एसेट की कॉस्ट में ऐड हो रहा है। पहले ऐसे क्यों नहीं हो रहा था? इससे तो WDV में प्लस होना चाहिए था। तो अगर तो एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का सेपरेट लेजर नहीं है फिर तो जो एडजस्टमेंट हम डिस्कस करना चाह रहे हैं उसकी कोई बहस नहीं। फिर तो सरप्लस या लॉस की आप एंट्री करेंगे, इंशाल्लाह आपका एसेट फेयर वैल्यू के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर सेपरेट लेजर्स बने होंगे तो फिर पहले हमें एसेट की कॉस्ट को WDV बनाना पड़ेगा। इस केस में WDV बनी बनाई मिल जाएगी जब एसेट अकाउंट WDV पे होगा। लेकिन अगर हम रिवैल्यूएशन कर रहे हैं और डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे एसेट और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन के लेजर्स अलहदा हैं तो फिर हमें रिवैल्यूएशन की एंट्री करते हुए कुछ फर्दर एडजस्टमेंट्स भी करनी पड़ेंगी। जो फर्दर एडजस्टमेंट है डेफिनेटली वो मैंने आपको बताई नहीं है, लेकिन जो उससे पहले मैंने बात की है वो आपको कुछ समझ आई है? मैं सुन के जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेरी तरह आपको भी क्लास में से जाने की जल्दी नहीं है। मेरी मुझे तो है लेकिन आपको नहीं है, इसलिए प्लीज थोड़ा सा टेक लगा लें ताकि आपको भी महसूस हो कि हम रिलैक्स होकर क्लास में बैठे। अगर एसेट अकाउंट WDV पे होगा तो वो 12 लाख पे आ रहा होगा या 9 लाख पे? 2 लाख की आप क्या एंट्री करेंगे? 9 लाख पे आ रहा होगा, 2 लाख से मशीन डेबिट करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एसेट 11 लाख फेयर वैल्यू के बराबर हो जाएगा, चैप्टर क्लोज। लेकिन अगर सेपरेट लेजर्स बने हुए तो फिर एसेट अकाउंट में 12 लाख आ रहा होगा, हम फर्दर 2 लाख से और डेबिट तो करना ही करना है, सरप्लस है, एसेट बढ़ रहा है, तो 12 लाख में 2 लाख ऐड होके 14 लाख हो जाएगा, और वो डेफिनेटली फेयर वैल्यू नहीं है, फेयर वैल्यू तो 11 लाख है। आपको पता है ये 14 लाख क्यों हो रहा है? क्योंकि कॉस्ट में ये ऐड हो रहा है। असूलन होना क्या चाहिए? WDV में ऐड होना चाहिए। तो अगर सेपरेट लेजर्स बने हो तो फिर आपको WDV बनाने के लिए एक और एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अब वो टाइम खत्म हो गया तो इंशाल्लाह वो एडजस्टमेंट कल करेंगे। लेकिन क्या जितना सुना है ये हजम होके जा रहा है? कहीं बदहजमी का शिकार तो नहीं आप हो रहे हैं? सॉरी, जाते जाते मुझे बता दें, वो कल मैंने एक टेस्ट वाला क्वेश्चन फाइनल करने को कहा था, उसका नाम बता दें, पढ़ के बता दें, जुबानी तो याद नहीं होगा यार। ढूंढने तो सही यार, नोट्स किधर गए यार, कहीं घूम तो नहीं गए? क्या ये घर जाके सवाल नजर आया था? उसके बाद क्या किया? बंद कर दिया। ये तो मुझे भी पता है लेकिन
क्या उसके दरमियान में कोई टाइम और भी लगा या नहीं, या देखते ही बंद हो गया, फिर जैसे कोई मसला तो नहीं इसमें? फाइनल कर लिया सबने? चलिए, अगर कोई इशू होगा तो कल क्लास के स्टार्ट में ज़रा याद करवाना। कल अपने आप को प्रिपेयर्ड रख के आना है सर, इंशाल्लाह 2 दफा लंबी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज सर। सर बिरयानी मेरे से अगर आपने खा ली तो ये बहुत बड़ी सक्सेस होगी, आहिस्ता आहिस्ता भी आप मुझे पहचानेंगे सर। इंशाल्लाह मुलाकात के लिए रेडी रहिएगा, अच्छा सा हैवी सा नाश्ता करके आना है, और लंच की बजाय बस डिनर ही इंशाल्लाह कल करेंगे। अल्लाह हाफिज। लंच भी कर लीजिएगा, मैंने वैसे ही कहा। मेरे से कर लीजिएगा यार। इसका कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया कि करना क्या है, लेकिन टेक्निकली इसको टैकल कैसे करना है? सर कर तो लिया है, फिर इंशाल्लाह दोबारा कर लेंगे टैकल। नहीं मतलब एग्जाम में सर एग्जाम में इंशाल्लाह जाने वाले हैं, करने क्वेश्चन तो आने दें, इंशाल्लाह कर लेंगे, क्या होगा। इस वक्त समझ आ गई कॉन्सेप्ट बस ठीक। जी जफर साहब इंशाल्लाह यार, अल्लाह हाफिज जी। कल किन पॉइंट्स पे डिस्कशन हुई है सर, जरा देख के बताएं जरा। नहीं, रिवोल्यूशन मॉडल में किन पॉइंट्स पे बहस हुई है? देखें हेडिंग्स, देखें हेडिंग्स लिखते रहे सर हम। नहीं, वो तो एंड में पहुंचा था ना। सबसे पहले क्या डिसाइड हुआ था? सरप्लस की एंट्री बताएं। लॉस की एंट्री बताएं। सरप्लस कहाँ नज़र आता है? इक्विटी में नज़र आता है, इक्विटी में रिटेन्ड अर्निंग्स के बाद नज़र आता है। अगला देखें पेज थोड़ा सा आगे। अगर सरप्लस पड़ा हो और लॉस आ जाए तो पूरे वर्ड्स ढूंढ के बताएं क्या होता है। तो पहले लॉस सरप्लस से एडजस्ट होता है, और अगर लॉस ज़्यादा हो तो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाता है। रिपीट कर दें क्या बोला मैंने? हर साल रिवैल्यूएशन कंपल्सरी है? कब हो जानी चाहिए? पूरे वर्ड्स देख के बोला है। ये कोई कल से रिलेटेड क्वेश्चन प्लीज। ये बड़ा ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों का। सर ना करें सर, नोट नंबर 1 और 2 ढूंढें। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कल वाला रिवाइज करें, और वही सवाल आप पूछ रहे हैं यार। कल लॉस और सरप्लस के एंट्रीज के बाद 2 पॉइंट्स लिखे हमने यार, 2 या 3, 3 बल्कि यार 3 हो गए थे यार, उधर 3 हो गए थे। पहले जो 3 पॉइंट्स लिखे थे अपने रजिस्टर में मेरा भाई देखना यार। पहला पॉइंट, रिवैल्यूएशन के रिजल्ट में या क्या आएगा या क्या आएगा, या सरप्लस आ जाएगा या लॉस आ जाएगा। सेकंड पॉइंट, रिवैल्यूएशन के बाद एसेट फेयर वैल्यू के बराबर आ जाएगा। देयरफॉर आफ्टर रिवैल्यूएशन फेयर वैल्यू इज डेप्रिशिएटेड ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। प्लीज आगे भी ना देखो ना यार, एक नज़र रिवाइज कर लें, प्लीज रिवाइज करें। कोई और कन्फ्यूजन है? जी सर। तो इसका मतलब हम भी जब भी कभी सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ जाएगा तो रिवैल्यूएशन करते रहेंगे। नहीं बेटा, अगर 2 महीने बाद आया डिफरेंस, फिर हो सकता है 3 महीने बाद फिर आ जाए ऊपर नीचे। तो हर महीने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनती, हम साल के एंड में दोबारा देख लेंगे कि ओवरऑल कितना डिफरेंस आया। शेयर होल्डर्स के सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो एनुअल जानी है ना, तो एनुअली उन्हें पिक्चर दिखा देंगे कि इस वक्त सिचुएशन ये है, इस वक्त ये है। ड्यूरिंग द ईयर हो सकता है बहुत फ्लक्चुएशंस आई हो सकता है इंक्रीज़ भी हुआ, डिक्रीज़ भी हुआ हो, सिर्फ डिक्रीज़ ही हुआ हो, सिर्फ इंक्रीज़ ही हुआ हो। तो हमने तो ईयर एंड पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है। हम जब रिवैल्यूएशन करेंगे
तो उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज करें। फिर अगर हम रिवैल्यूएशन करेंगे ही नहीं तो डेप्रिसिएशन वो चलती रहेगी। दोबारा डेप्रिसिएशन जाके कब चेंज होगी? जब हम दोबारा रिवैल्यूएशन करेंगे। हाँ जी, सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है। 2 मंथ्स के बाद अगर हम कर भी लें तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 2 महीने बाद नहीं जानी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट साल के एंड में बननी है। फर्ज करें 2 महीने बाद एसेट 5 लाख से बढ़ गया, 3 महीने बाद फिर क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल बढ़ गया, कम हो गया? सपोज 2 लाख कम हो गया, इसका मतलब अब 1 लाख बढ़ गया। तो ड्यूरिंग द ईयर जो होता रहेगा उसे होते रहने दें। एक दफ़ा साल के एंड में फैसला कर लेंगे कि क्या ड्यूरिंग द ईयर फाइनली कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं। उसकी वजह ये कि एंड में करने की वजह ये कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हर 2 महीने बाद या 5 महीने बाद शेयर होल्डर्स के पास नहीं जानी, उन्होंने तो ईयर एंड पे जाना। तो ईयर एंड पे जो उन्हें पिक्चर नज़र आए वो नज़र आनी चाहिए जो पूरे साल की है। सर हमारा क्वेश्चन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही रिलेटेड होना चाहिए क्योंकि हम बनाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हैं। तो इसलिए तो सर वो कह रहा हूँ कि अकाउंटेंट उस डिफ़िकल्टी से आप 2 महीने छोड़ें, वो तो रोज़ हो सकता है। तो अकाउंटेंट अगर इस चक्कर में पड़ गया बेचारा और करेगा कुछ नहीं, वो तो सुबह दोपहर शाम बेचारा रिवैल्यूएशन ही करेगा। तो इसीलिए रिवैल्यूएशन डेट पे आपने ये डिसीजन लेना। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर हमने ईयर एंड पे बनानी है तो ड्यूरिंग द ईयर जो होता रहा है उसका एक ही दफ़ा डिसीजन ले लेंगे, जो होता रहा है उसका इम्पैक्ट सोच लेंगे और फाइनली जो एसेट्स हैं वो फेयर वैल्यू पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डालेंगे। ठीक है, हमारा सारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाएं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या चाहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शेयर होल्डर्स के लिए बन जाए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मींस एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बन जाए, स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस बन जाए, वगैरह वगैरह बन जाए। ये हमारा मेन मकसद है। जर्नल क्यों बनाते हैं, लेजर्स क्यों बना रहे हैं, ट्रायल क्यों बना रहे हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं और हमारा कोई काम नहीं। हाँ, सारा साल फिर हमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे, उन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की बेस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये स्टैंड साहब, ये बेंचमार्क जो है ये तो रियल लाइफ में होगा। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से फ़िलहाल अगर हम बहस करें तो एग्जामिनर ही हमें बताएगा कि फेयर वैल्यूज़ क्या हैं। तो जब भी जिस डेट पे भी एग्जामिनर हमें फेयर वैल्यू बताएगा हम उस डेट पे कैरिंग अमाउंट से कंपैरिजन कर लेंगे। अगर फेयर वैल्यू ज़्यादा है तो सरप्लस का डिसीजन हो जाएगा, वाइस वर्सा अगर है तो लॉस का डिसीजन हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैंने पॉइंट इसलिए बताया क्योंकि एग्जामिनर समटाइम थ्योरेटिकली पूछ लेता है, तो उसका आपको आइडिया होना चाहिए कि हर साल रिवैल्यूएशन कंपल्सरी नहीं है, कब हो जानी चाहिए। हर साल सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है तो हर साल हो जानी चाहिए, लेकिन अगर हर साल नहीं आ रहा तो कुछ सालों का गैप भी हो सकता है। ठीक है जी, प्लीज़ एनी अदर कन्फ्यूजन जी प्लीज़। चलें, एंड में जाते जाते कल हमने एक हेडिंग लिखी थी, आए उसे ज़रा कंप्लीट कर लें। बात मैं करने लगा था, बताएं जी हेडिंग में क्या लिखा है। अगर एसेट WDV पे है तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ ही नहीं रही होगी सर। तो देयरफॉर अगर एसेट WDV पे है तो इस हेडिंग की कोई रेलिवेंस ही नहीं है। इस हेडिंग की रेलिवेंस सिर्फ कब बनेगी, जब एसेट अकाउंट अलग है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग है। तो फिर रिवैल्यूएशन करते हुए हमें एक एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। हम इस तरह करते हैं, एक ज़रा लेजर फॉर्म में ज़रा एग्जांपल बना लेते हैं। एक हेडिंग लिखें ज़रा, एक डाटा हमने कल लिखा था लेकिन एक लेजर फॉर्म में अगर लिख लें तो ज़रा पिक्चर ज़रा ज़्यादा बेहतर क्लियर हो जाएगी। एक हेडिंग लिख लें, एग्जांपल। अब जब मैं वर्ड्स यूज़ करता हूँ एसेट अकाउंट WDV, एसेट अकाउंट कॉस्ट, सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन, तो सबको मेरी बात समझ आ जाती है मैं क्या कह रहा हूँ। तो जस्ट एक मिनट ज़रा, मैं सेपरेट लेजर्स बना रहा हूँ, आपके लिए बना रहा हूँ, जस्ट पेशेंस ज़रा। लेट्स अज्यूम, कुछ रिवाइज ही कर लें, 1-2 दिन पुरानी बात होगी भी है। मशीनरी अकाउंट,
एंड एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। जी मशीनरी की परचेज की एंट्री सुना दें यार। सपोज ये मशीनरी 1 जनवरी 2023 को खरीदी, पहला साल रेंड कर लें 31 दिसंबर 2023। डेप्रिसिएशन की एंट्री बताएं। डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। सपोज पहले साल की डेप्रिसिएशन 5 लाख बनी। कोई भी मेथड आपने सिलेक्ट किया, मेथड्स के नाम हैं जन में, आपने रेजिडुअल वैल्यू एस्टीमेट की, लाइफ सेलेक्ट की, मेथड यूज़ किया, डेप्रिसिएशन आ गई, पहला साल सपोज एंड हो गया। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट अकाउंट 45 लाख ही रहा क्योंकि डेप्रिसिएशन हमने सेपरेट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में लिखी हुई है। हाँ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ये क्लोजिंग बैलेंस बता रहा है कि हमारा एसेट 5 लाख रुपीस कम हो चुका है, डेप्रिशिएट हो चुका है, विच मीन्स हमारे एसेट की कैरिंग अमाउंट 40 लाख रह गई है। 45 लाख माइनस 5 लाख। नेक्स्ट ईयर का स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा 1 जनवरी 2024। ज़रा ब्रॉड डाउन बनवा दें। $5 लाख ब्रॉड डाउन। अब यहाँ ज़रा थोड़ी सी रिवैल्यूएशन मिक्स करते हैं। सपोज एग्जामिनर ने आपको बताया कि फेयर वैल्यू ऑन 1 जनवरी 2024 इज 32 लाख। रिवैल्यूएशन साल के शुरू में भी हो सकती है, एंड में भी हो सकती है, मिड में भी हो सकती है। रिवैल्यूएशन डेट डिसाइड करना एग्जामिनर का काम है। रिवैल्यूएशन डेट कोई भी हो, हम रिवैल्यूएशन डेट पे कंपेयर किस किस को करेंगे, फेयर वैल्यू और कैरिंग अमाउंट को। तो सपोज फेयर वैल्यू बटा कर 32 लाख रुपीज़ है, तो बताएं कैरिंग अमाउंट क्या है। कम ऑन, कैरिंग अमाउंट क्या है यार, WDV बता दो यार। कैरिंग अमाउंट 8 लाख है। कैरिंग अमाउंट किसे कहते हैं, WDV। 45 लाख ही तो है। 45 लाख माइनस 5 लाख मीन्स 40 लाख WDV है, और 32 लाख अगर फेयर वैल्यू है तो 8 लाख रिवैल्यूएशन लॉस है, एक्सपेक्टेड लॉस है, बेचा नहीं है। कंपैरिजन हुआ है बिटवीन द कैरिंग अमाउंट एंड द फेयर वैल्यू। कैरिंग अमाउंट 40 लाख हो क्या प्लीज? व्हाट इज फेयर वैल्यू? आई एम अज्यूमिंग 32 लाख आई एम अज्यूमिंग, और डिफरेंस ऑफ 8 लाख इज रिवैल्यूएशन लॉस बिकॉज फेयर वैल्यू कम है। अब अगर 8 लाख ओके प्लीज, 8 लाख रिवैल्यूएशन लॉस की एंट्री सुनाए। रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट, मशीनरी क्रेडिट। अब अगर ये बेटा एंट्री 8 लाख से मैं पोस्ट करूं तो एक सेकंड बोर्ड पे ज़रा देखें। रिवैल्यूएशन लॉस यकीनन डेबिट, लेकिन मशीनरी के लेजर में किस तरफ आएगी ये फिगर? अब अगर मैं रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट, सही है रेफरेंस मेरा, मशीनरी क्रेडिट 8 लाख से करूं तो लेजर काइंडली एक मिनट गौर से देखें। 45 लाख इस वक्त लेजर में आ रहा है, 8 लाख से लेस होके कैलकुलेट करें प्लीज, 37 लाख बनता है। ऐसे ही है सर? तो क्या रिवैल्यूएशन के बाद एसेट फेयर वैल्यू के बराबर होना चाहिए? लेकिन बन नहीं रहा क्योंकि ये कॉस्ट में से फिगर फिलहाल लेस हो रही है। असूलन ये फिगर लेस होनी चाहिए WDV से। तो अगर फॉर एग्जांपल लेजर WDV पे बना होता तो जहाँ 45 लाख आप देख रहे हैं वहाँ 40 लाख होता, 8 लाख क्रेडिट होता तो 32 लाख हो जाना था, कोई इशू नहीं बनना था। लेकिन अगर सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन है तो अब हमारी फिगर 32 लाख मीन्स फेयर वैल्यू के इक्वल नहीं आ रही है। तो प्रॉब्लम सिर्फ क्या हो रहा है कि इस वक्त कॉस्ट और लॉस आपस में एडजस्ट हो रहे हैं, हालांकि WDV के साथ ये एडजस्टमेंट होनी चाहिए, विच मीन्स
कि अगर सेपरेट लेजर्स हैं तो हमें सरप्लस या लॉस की एंट्री से पहले अपनी मशीनरी को WDV पे कन्वर्ट करना पड़ना है। ये जो एडजस्टमेंट मैं कह रहा हूँ ये किस केस में करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एसेट अकाउंट WDV पे है तो हम सिर्फ सरप्लस लॉस की एंट्री करेंगे और हमारा मसला हल हो जाएगा। लेकिन अगर सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन है तो डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे पहले आपको कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन लेस करके WDV बनानी पड़ेगी और उसके बाद फिर सरप्लस या लॉस की आप एंट्री करेंगे। वो कैसे बनेगी मैंने थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश की है, लेकिन आप यहाँ तक पहले फिगर्स लिखना ज़रा। सेकेंड ईयर के लेजर में थोड़ी सी ज़रा स्पेस रख लीजिएगा, उसमें ज़रा फिगर्स पोस्ट करनी है और थोड़ी जगह छोड़ के नीचे फेयर वैल्यू लिख लेना। जी अगर हो जाए तो बताइए। क्या चीज़ हो तो रिवैल्यूएशन की? नहीं नहीं, जो लास्ट में मैंने कल बताया वही मैं रिपीट कर रहा हूँ। कल जाते जाते मेरे ख्याल है जो आखिरी 10-15 मिनट मैंने बोला मैं वहीं से शुरू किया मैंने दोबारा। लास्ट में लेट आए थे आप? नहीं नहीं, अभी तो आज तो मैं आपके आने से पहले पहले जब तक आप लोग एंटर नहीं होते तो इन बेचारों के साथ कुछ बातें करता रहता हूँ। वो तो सारी वही बातें जो मेरा ख्याल है कल हुई, मैंने चाहा ज़रा एक दफ़ा रिपीट हो जाए। मैं तो बंदे ढूंढता हूँ सर, जब बंदे पूरे नज़र महसूस होते हैं तो मैं फिर शुरू करता हूँ। तो मेरा ख्याल है जब बल्कि ये तो कल वाली बात है, तो कल एंड में शुरू की थी, ये हेडिंग कल लिखी थी यार। नहीं, मेरी अगर किसी बात में कन्फ्यूजन रहेगी तो मैं बता देता हूँ, बाकी मेरा ख्याल है कि हम चलें कोई नहीं। नहीं इंशाल्लाह, अल्लाह मालिक है। जी सर जी, कि यहाँ तक बताएंगे असल में अब इशू क्या है जिसको मैंने रिजॉल्व करना है। कॉस्ट पे ये लेजर बना हुआ है और WDV क्यों बनानी पड़नी है? ताकि आफ्टर इवेल्युएशन एसेट फेयर वैल्यू पे आ जाए। ये एंट्री जो मैं इस वक्त डिस्कस करना चाहूँगा अभी आपसे, किस सिचुएशन में ज़रूरत नहीं है। अगर एसेट अकाउंट WDV पे है तो फिर ये जो अब एडजस्टमेंट हम करने लगे इसकी ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी WDV बनी है। अब ज़रा आपसे ही हेल्प रिक्वायर्ड है। मशीनरी का लेजर देखें, 45 लाख कॉस्ट है, इसको 40 लाख WDV बनाना है। तो कॉस्ट को WDV कैसे बनाते हैं? एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन लेस होनी चाहिए। बोर्ड पे ज़रा देखें, मेरा तो ख्याल ऐसे बना देता हूँ। नहीं, ये तो जुल्म है।
कैरिड डाउन ब्रॉड डाउन होता है, क्या इसके अलावा भी कोई तरीका है? वो आप काइंडली बता दें। मेरा तो ख्याल है कि एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन यहाँ लिख देता हूँ, तो बेटा भाई की ऑप्शन रहेगी, काइंडली आप बता दें। क्या क्रेडिट साइड पे एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन लिख सकता हूँ? अब आपको पता है, गौर से अगर आप देखें तो अपनी एंट्री मुझे बनवा दी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, मशीनरी क्रेडिट, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में मशीनरी का अगर रेफरेंस लिख लूँ तो बात समझ आ जाएगी। ये एंट्री किस दिन की जाती है, कब की जाती है? ये एंट्री ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन की जाती है अगर एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अलहदा बने हों। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एंट्री? टू कन्वर्ट द कॉस्ट इनटू डब्ल्यूडीवी। एक और हेल्प करें ज़रा, ये एंट्री आपके ख्याल में कितने से होती है? ये उतनी अमाउंट से हुआ करेगी जितनी अमाउंट उस वक्त एक्यूमुलेट हुई होगी। इस वक्त कितनी अमाउंट एक्यूमुलेटेड है? तो व्हाट इज द एंट्री? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, मशीनरी क्रेडिट। हमारी इस एंट्री से क्या होगा? एसेट अब 40 लाख पे आ गया है। जब ये हो जाएगा तो दोबारा ज़रा 32 लाख ढूंढें, और कैरिंग अमाउंट अब कितनी है? 40 लाख। डिफरेंस ऑफ लॉस तो सबको पता है। अब इस 8 लाख की भी एंट्री दोबारा करवाई दें यार। रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट, क्या अब इस 8 लाख की एंट्री के बाद मेरा एसेट अकाउंट 32 लाख पे आ जाएगा? 45 लाख माइनस 5 लाख 40 हुआ, और माइनस 8 लाख फेयर वैल्यू के बराबर हमारा एसेट आ जाएगा। बात क्लियर हो गई है? लिखें सर। जब भी कोई पोस्टिंग वगैरह लेजर में करें तो एंट्रीज काइंडली अगर बोल के करेंगे तो अच्छा रहता है, वरना पोस्टिंग एरर डेबिट क्रेडिट का गलत हो जाता है। जी एंट्री ज़रा नहीं है, अगर हम इन्हें लिख भी लें। पहली एंट्री बोलें क्या किया मैंने? एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट, मशीनरी क्रेडिट। लिखें सर, नीचे भी नोट कर ले जरा एंट्रीज। कितने से किया करेंगे? जितनी एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन इकट्ठी हो गई होगी। और आफ्टर दिस एंट्री एसेट अकाउंट डब्ल्यूडीवी पे आ जाएगा। उसके बाद सरप्लस है तो सरप्लस की एंट्री हो जाएगी, लॉस है तो लॉस की हो जाएगी। इस केस में लॉस है तो रिवैल्यूएशन लॉस डेबिट एंड मशीनरी क्रेडिट। बाय ₹8 लाख इन दिस केस। उम्मीद तो नहीं है, लेकिन खैरियत है वैसे। सफ़ा ख़त्म हो गया? अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन एक सेंटेंस शायद लिखना पड़ेगा, जगह बन जाए तो। ओके सर।
कंप्लीट कर लिए सर? ये जो बेटा फर्स्ट एंट्री हुई है ना, लिख रहे हैं तो बता दिए करें जरा यार। ये जो फर्स्ट एंट्री हुई है कौन सी वाली, इसका जरा एक नाम लिख लें, एग्जामिनर समटाइम्स इसको कहता है एंट्री ऑफ एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड अप्रिसिएशन। दिस एंट्री इज कॉल्ड एज elimination of accumulated depreciation। क्या इस एंट्री से एग्जिस्टिंग accumulated depreciation, लेजर देख के जरा बताएं, खत्म हो जाएगी? प्लीज 5 लाख accumulated depreciation के लेजर में खत्म हो गया है सर। तो इस एंट्री को अगर एग्जामिनर एलिमिनेशन कह रहा है तो बात तो कन्फ्यूजन वाली तो नहीं है। मैं अगर कभी कहीं कहूँ आपको यार एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन की एलिमिनेशन करवा दें, तो कौन सी एंट्री कह रहा हुआ करूँगा? एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट और मशीनरी क्रेडिट। ये एंट्री किस दिन करते हैं? हर साल करते हैं? साल के शुरू में करते हैं, एंड में करते हैं? हर साल करते हैं, 2-2 साल बाद करते हैं। ये कोई बहस नहीं, सिर्फ कौन से वर्ड ज़हन में रखें, ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन करते हैं। सेपरेट लेजर बना हो तब करते हैं, या डब्ल्यूडीवी पर बना हो? सेपरेट लेजर बना हो तब करते हैं। एक छोटा सा नोट और लिखें जरा, दिस एंट्री ऑफ एलिमिनेशन इज नॉट रिक्वायर्ड इफ एसेट अकाउंट इज एट डब्ल्यूडीवी। This entry of elimination is not required if asset account is at WDV. Any confusion sir? चले आगे। एक हेडिंग लिखी है जरा फाइनल, उसका एक आंसर। कल एक हेडिंग लिखी थी जिसको अभी कंप्लीट करने की कोशिश की हमने। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन? शॉर्ट वर्ड्स में आंसर देंगे, एलिमिनेट कर दें, इस एंट्री के थ्रू एलिमिनेट कर दें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, मशीनरी क्रेडिट। ठीक है प्लीज? तो उसको समझने के लिए छोटी सी हमने कुछ एग्जांपल्स क्रिएट की हैं। आए थोड़ा सा पॉइंट एक और बीच में शामिल कर लें, उसके बाद फिर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हेडिंग लिखें एक, व्हेन रिवैल्यूएशन सरप्लस is transferred to retained earnings. When revaluation surplus is transferred to retained earnings. नहीं, ये सवाल का जवाब मैंने देना है। एक सवाल मैंने उठाया है, इसको इंशाल्लाह आंसर ढूंढते हैं अभी। लेकिन इससे पहले कि हम इस आंसर में जाएं, हम ज़रा इन वर्ड्स को थोड़ा सा सही तरह से रिवाइज कर लें। जी सर, रिटेन्ड अर्निंग्स का लेजर जहन में लाके जो अभी तक 4 चीज़ें आपको पता हैं वो ज़रा सीक्वेंस में याद अगर मुझे करवा दें। ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग माइनस डिविडेंड एंड क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स। ये 4 चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह आपको
अब याद हो गई हैं। अगर किसी एसेट का फर्स्ट टाइम सरप्लस आए तो एंट्री सुना दें। एसेट डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। और आप ज़रा काइंडली स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जहन में रख के ज़रा सरप्लस मुझे ढूंढ दें कहाँ होता है। इक्विटी में रिटेन्ड अर्निंग्स के बाद प्रेजेंट होता है। इट मीन्स जिस वक्त एंट्री होगी एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट, उस दिन बिजनेस की रिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर इफेक्ट नहीं आएगा, एक अलग हेडिंग बनेगा, एक अलग हेडिंग बनेगी। अब जरा हेडिंग देखें मैंने क्या बनाई है इस वक्त। अब मेरी इस हेडिंग का मतलब ये है कि क्या सरप्लस अगर आया है तो उसने हमेशा, उस सरप्लस ने हमेशा ही रिटेन्ड अर्निंग्स के बाहर पड़े रहना है, या कभी उस बेचारे ने रिटेन्ड अर्निंग्स में भी जाना है। इस सवाल का भी आंसर आपसे नहीं पूछ रहा, आंसर इंशाल्लाह मैं खुद बताऊंगा। सवाल अब क्या है, सरप्लस आ गया था, क्या कभी उसने बिजनेस की रिटेन्ड अर्निंग्स में भी जाना है? हेडिंग ये है, जाना है नहीं जाना है। हो सकता है नीचे मैं आंसर लिख दूं नो, हो सकता है यस हो जाए। तो अभी ये नो यस की बहस नहीं हो रही, वो तो डेफिनेटली नई चीज़ है, आपको मैं नहीं बतानी है। मैं चाह रहा हूँ पहले हेडिंग क्लियर हो जाए, किसके कहाँ ट्रांसफर होने की बहस हो रही है। आप इस लाइन को देख के एक अकाउंटेंट बन के मुझे बता सकते हैं मैं किस एंट्री की बात करना चाह रहा हूँ? किसने कहाँ से कहाँ जाना है? सरप्लस ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स। सरप्लस बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? अगर ट्रांसफर होगा तो सरप्लस कम हो जाएगा, और अगर रिटेन्ड अर्निंग्स में जा रहा है तो रिटेन्ड अर्निंग्स बढ़ जाएंगी। तो सरप्लस अगर कम हो रहा है और रिटेन्ड अर्निंग्स अगर बढ़ रही हैं तो मैं किस एंट्री की बात कर रहा हूँ? आप एक एंट्री नीचे लिखें जरा, रिवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट एंड रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। तो इन अदर वर्ड्स इस हेडिंग का मतलब ये है कि ये एंट्री कब होनी है, होनी भी है या नहीं होनी है। कौन सी एंट्री होनी भी है नहीं होनी? सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। मैंने सिर्फ अभी हेडिंग बताई है आपको, हेडिंग में कोई एतराज? किसके कहाँ जाने की बात हो रही है? क्या ट्रांसफर होने के बाद सरप्लस कम हो जाएगा, विच मीन्स डेबिट हो रहा है? क्या ट्रांसफर होने के बाद रिटेन्ड अर्निंग्स बढ़ जाएंगी? रिटेन्ड अर्निंग्स क्या चीज़ है? प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट्स हैं वो ठीक है, लंबी बहस है, ओके प्रॉफिट्स हैं। रिटेन्ड प्रॉफिट्स हैं वो प्रॉफिट्स जिनमें से अभी डिविडेंड नहीं मिला, वो प्रॉफिट्स हैं। क्या प्रॉफिट्स क्रेडिट फिगर होती है? तो अगर सरप्लस रिटेन्ड अर्निंग्स में जा रहा है तो इसका मतलब रिटेन्ड अर्निंग्स बढ़ के क्रेडिट हो रही है। मैंने अब आपसे ये डिस्कस करना कि व्हेन मींस ये एंट्री कब होती है। नहीं, अब ये मैंने बताना नहीं, अब मैंने ये बताना है ये एंट्री कब होती है। मेरी हेडिंग थी व्हेन, तो अब एक मिनट पेशेंस दिखाएं। ये एंट्री होती है, लेकिन ये एंट्री दो सिचुएशंस में हो सकती है, या दो टाइम्स, डिफरेंट टाइम्स पे हो सकती है। मतलब पेशेंस। नंबर 1, ट्रांसफर द सरप्लस to retained earnings when the asset is disposed of। कभी डिस्पोजल वर्ड सुना? प्लीज मान लीजिएगा यार, कभी डिस्पोजल वर्ड सुना है सर? IAS 16 कहता है इस सरप्लस को रिटेन्ड अर्निंग्स में ले जाएं जब कभी वो एसेट ही डिस्पोज हो जाए जिस एसेट से रिलेटेड ये सरप्लस था। क्यों ले जाएं, कैसे ले जाएं, वो बहस मैं करूंगा भी। एक और पॉसिबिलिटी भी है, वो फिर बाद में डिस्कस करेंगे। पहले इसी तरह आप एंट्री भी लिखें नीचे, ज़रा फर्स्ट पॉसिबिलिटी ज़रा लेफ्ट साइड पे बना लें। मैं ज़रा इस तरह इसलिए लिखना चाह रहा हूँ कि ताकि जब भी कभी रिवाइज करें तो सारी पिक्चर आपके सामने आ जाए। IAS 16 अलाउज दिस ट्रांसफ़र
of surplus from retained earnings, sorry, of surplus to retained earnings when the asset is disposed of. जिस एसेट का सरप्लस आया था, अगर वो एसेट ही आपने बेच दिया है, तो जिस दिन एसेट बेचेंगे उसका गेन लॉस ऑन डिस्पोजल कैलकुलेट करेंगे, उस दिन जो उसका सरप्लस आपकी बुक्स में बचा होगा उसे सरप्लस में से उठा के रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफ़र कर देंगे। जी, वेटिंग फ्रॉम साइड अगर लिख लिया तो ट्रांसफर द क्या टू क्या कब? जज़ाकल्लाह यार, जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, मेरा ख्याल है कि अगर इन्वॉल्वमेंट रहे तो शायद अंडरस्टैंडिंग में आसानी रहती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी पार्टिसिपेट करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, अब इस बात को समझने के लिए कि ये क्या बात हो रही है, लेफ्ट राइट साइड पे भी जगह होगी आपके, एक एग्जांपल बनाया। डिस्पोजल की एंट्रीज याद है सर? देख लीजिएगा, जरूरत पड़ रही है। लिखे नहीं, पहले एग्जांपल लिखें, या अल्लाह मदद करी मौला। हाँ, मशीनरी having a revalued amount of rupees 2,60,000 and accumulated depreciation of rupees 13,000 is sold for rupees 2,53,000 as on 30th June 2025. The balance of revaluation surplus on the date of disposal was rupees 75,000. जी लिख लें। ये सबसे पहले लिख के ज़रा ये एग्जाम्पल मेरे से समझ लेनी है आपने। अगर एग्जाम्पल समझ लेंगे तो इंशाल्लाह आगे कोई मसला नहीं है। पढ़ना शुरू करें दोबारा ज़रा। मशीनरी हैविंग अ रिवैल्यूड अमाउंट, रिवैल्यूड अमाउंट किसे कहते हैं? ये फेयर वैल्यू ही का एक और नाम है, लिख लें एक दफ़ा। और फेयर वैल्यू मार्केट वैल्यू ही का एक नाम है। जी, मशीनरी हैविंग अ रिवैल्यूड अमाउंट ऑफ रुपीज़ 2,60,000, 2,60,000 रुपये ये मशीन रिवैल्यू हो गई थी और डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई थी 13,000। 30 जून 2025 पे सॉरी
30 जून 2025 पे इस मशीन को सेल कर दिया है, रिवैल्यूएशन हो गई है या डिस्पोजल हो गई है? कितने वाली मशीन कितने पे सेल हुई है? 2,60,000। 2,60,000 तो रिवैल्यूड अमाउंट है यार। 13,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी है यार। तो WDV क्या बनेगी सर? क्या गेन लॉस ऑन डिस्पोजल हमेशा WDV और सेल प्रोसीड्स के कंपैरिजन से आएगा सर? तो 2,60,000 माइनस 13,000 तो 47,000 इज WDV। कितने का बेचा है? प्लीज कितने का बेचा है? फाइनली कितने वाला एसेट कितने का बेचा है? 6,000 रिवैल्यूएशन सरप्लस हो गया है। रिवैल्यूएशन सरप्लस तब होता है जब कंपैरिजन हो रहा हो। क्या ये कंपैरिजन हो रहा है या बेच दिया है? डिस्पोजल का गेन है, ये गेन नॉन डिस्पोजल है, जिसे कहाँ जाना है? प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है। रिवैल्यूएशन इज जस्ट अ कंपैरिजन, और डिस्पोजल में बेचा है। क्या कैश आना? कितना कैश आएगा? 6,000 ना कह दीजिएगा प्लीज, क्या हो गया? 253,000 कैश डेबिट होगा। एसेट क्रेडिट होगा सर? कितने से? वो सोचना थोड़ा सा पड़ेगा कि 247 WDV पे या 260 पे, और अलग-अलग वो सोच लेंगे। एसेट हो सकता है हमारी बुक्स में WDV पे हो या सेपरेट लेजर्स बने, वो सोच लेंगे। तो अब एसेट ने क्रेडिट होना है, कैश ने डेबिट होना है, ये एक्चुअल डिस्पोजल है यार। और डिस्पोजल गेन है जिसने अदर इनकम में जाना है। प्लीज ओके है यार? आखिरी सेंटेंस पढ़ें। जिस दिन डिस्पोजल हुई है उस दिन रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस 75,000 पड़ा है। क्या 30 जून 2025 को रिवैल्यूएशन के रिजल्ट में 75,000 आया है? इस वक्त एग्जाम्पल में ये अज्यूम हो रहा है कि किसी पुराने ज़माने में रिवैल्यूएशन की थी, रिवैल्यूएशन के रिजल्ट में एसेट कितने पे आ गया था? 2,60,000 पे। तो समझ आ रहा है प्लीज? फिर रिवैल्यूएशन के बाद भी लग रहा है कुछ अर्सा एसेट यूज हुआ है। ये कहाँ से पता चल रहा है मुझे? 13,000 से। और देन 30 जून 2025 को ये एसेट सेल कर दिए। क्या रिवैल्यूएशन के बाद सेल हुआ है? क्या रिवैल्यूएशन के बाद सेल हुआ है? क्या लास्ट रिवैल्यूएशन पे कुछ सरप्लस आया था? और वो बैलेंस कितना पड़ा हुआ था? किस दिन पड़ा हुआ है? जिस दिन डिस्पोजल हुई है। तो इस दिन डिस्पोजल नहीं हो रही, इस दिन एक एसेट जिसे रिवैल्यू किया था, सॉरी इस दिन रिवैल्यूएशन नहीं हो रही, इस दिन एक एसेट जिसे रिवैल्यू किया था अब डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। डिस्पोजल की तरफ बात जा रही है या रिवैल्यूएशन एंट्रीज होंगी? अब क्या पिछले सालों में रिवैल्यूएशन की एंट्रीज हो गई होंगी? एसेट फेयर वैल्यू पे कब आया होगा? जब आपने एसेट डेबिट करके सरप्लस क्रेडिट किया होगा। ये 75,000 दोबारा ढूंढना है। क्या इस 75,000 की आपने पिछले साल में एंट्री की होगी? क्या सर? मशीनरी डेबिट, कैश क्रेडिट। मशीनरी का 260 ढूंढने, अकाउंटेंट बन जाए प्लीज आज। क्या इस 260,000 के अंदर 75,000 ऐड हुआ है? हमें क्या पता ऐड हुआ हुआ या नहीं यार? अगर रिवैल्यूड अमाउंट है तो क्या सरप्लस आने के बाद एसेट अगर फेयर वैल्यू पे आ गया है तो इसमें 75 ऐड हुआ होगा या लेस हुआ होगा? तो रिवैल्यू किया गया था, कुछ अर्सा यूज हुआ, 13,000 एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन है, और आफ्टर रिवैल्यूएशन कुछ अर्से बाद आपको शायद ज़रूरत नहीं रही, आपने उसे मार्केट में 2,53,000 पे सेल कर दिया है। यहाँ तक एग्जाम्पल समझ आ गई है? अब आपने मुझे इस एग्जाम्पल से ज़रा डिस्पोजल की काउंटिंग एंट्रीज करवानी है। ज़रा मेरी लास्ट लाइन ज़रा रिपीट कर दें, मैंने क्या कहा? डिस्पोजल की अकाउंटिंग एंट्रीज करवानी है। क्या लेजर्स बनाने को कह रहा हूँ? एंट्रीज करवानी है। किन एंट्रीज की तरफ लेके जा रहा हूँ? डिस्पोजल अकाउंट वाली एंट्रीज की बात करने लगा हूँ
या कंपाउंड एंट्री याद चाहता हूँ? डिस्पोजल वर्ड लगा के एंट्रीज बनवाएंगे। कब बनवाते हैं? व्हेन द लेजर्स आर रिक्वायर्ड। एक सेकंड हम रुक के वो पेज रिवाइज करने लगे हैं, जिस पेज को कुछ अर्सा पहले बनाया था। जितने गुस्से से मुझे देख रहे हैं, ये गुस्सा ज़रा उस पेज की तरफ लेके जाएं। एक समरी ऑफ डिस्पोजल ढूंढने सर, समरी ऑफ एंट्रीज ऑफ डिस्पोजल। एक्सचेंज से पीछे की बहस हो रही है, अब क्वेश्चन नंबर 1 से पहले पुराने ज़माने में चले जाएं। रेडी सर? लेफ्ट साइड नो सेपरेट लेजर, राइट साइड सेपरेट लेजर, लेकिन उसके नीचे पॉइंट 1 और पॉइंट 2। इफ लेजर्स आर, तो कंपाउंड एंट्री हो रही है, उसी एंट्री के अंदर गेन लॉस की बहस हो रही है। और इफ लेजर्स आर रिक्वायर्ड, तो फिर हम डिस्पोजल अकाउंट वर्ड लगा के लेजर ऑफ डिस्पोजल अकाउंट ओपन करके गेन लॉस निकालते हैं। तो काफ़ी अरसे से अगर हम जहन में लाएँ तो हम ज़रा डिस्पोजल अकाउंट अक्सर बनाते रहे हैं, लेकिन आज ज़रा डिस्पोजल अकाउंट की बजाय अगर कंपाउंड एंट्रीज हो जाए सर। एक और मसला हल करें, ज़रा बोर्ड पे देखें। अगर या चलें बोर्ड पे देख के इस तरह बताएं कि डेप्रिसिएशन की एंट्री इस सवाल में क्या हो रही है? डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं बेटा, क्या हो गया? डेप्रिसिएशन की एंट्री बदल ली है यार। बाय डिफॉल्ट व्हाट इज द एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन? मीन्स टू से अब डेफिनेटली एसेट अकाउंट डब्ल्यूडीवी पे भी हो सकता है और सेपरेट लेजर ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी हो सकता है। अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ना हो, वी ऑलवेज अज्यूम सेपरेट लेजर्स ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। व्हाट इज द एंट्री ऑफ डेप्रिसिएशन बाय डिफॉल्ट? तो इट मीन्स अपना रजिस्टर दोबारा देखें, शायद मैं आपसे स्टार्ट वाली राइट साइड की एंट्री चाहता हूँ। कैश डेबिट कितने से? तो 53,000, उसी को देख के तो रिवाइज करने पे लिख लेते हैं। फाइनली बताएं मशीन क्रेडिट कितने से? अप टू 60 से। अगर कॉस्ट मॉडल है तो कॉस्ट पे, हिम्मत हिम्मत हिम्मत। और अगर नो अगर रिवैल्यूएशन मॉडल है तो फिर फेयर वैल्यू पे। वो ज़माना कौन सा होगा? तो एंट्री देख के बताएं, कॉस्ट मॉडल वाला ज़माना होगा या रिवैल्यूएशन मॉडल वाला? कॉस्ट मॉडल वाले ज़माने में लिखी हुई है, क्या ज़माना थोड़ा सा रिवैल्यूएशन मॉडल की तरफ आ गया है? प्लीज़ दोबारा, कैश डेबिट बाय, मशीन क्रेडिट बाय, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट बाय, और इंशाल्लाह बैलेंस कर लेंगे तो गेन हमारे सामने आ जाएगा। आए फिगर्स के साथ लिख के करते हैं। कुछ याद आ गया है सर? भूलना नहीं है, रिवाइज रखना है सर। जब पिछले पेजेस पे लेके जाऊं चले जाया करेंगे, चले जाया करेंगे या चले गए थे यार? क्या एंट्री देख के आए, ज़रा मुझे लिखवा दें। कैश डेबिट कितने से? मशीनरी क्रेडिट कितने से? एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन लिख के ज़रा बैलेंस करें एंट्री और चेक करें क्या उतना ही गेन आ गया है जो आना चाहिए। अपने हाथ से कंप्लीट करें। ये फिर 6000 की गेम ना कहीं ऑन हो जाए। किन अमाउंट्स में 6000 कम है? 6000 क्रेडिट अमाउंट्स में लिखूं या डेबिट अमाउंट्स में? डेबिट 266 हो गया यार। प्लीज, ये 6000 गेन है या लॉस है? क्रेडिट अमाउंट्स का डिफरेंस क्या है? 6000 गेन। ओके सर, तो गेन ऑन डिस्पोजल है। प्रॉफिट एंड लॉस में किधर जाएगा? क्या ये एक्चुअल गेन है? क्या ये एक्चुअल गेन है? क्या वाकई बेच दिया है? और बेच के 6000 का एक्चुअल गेन प्रॉफिट एंड लॉस में अदर इनकम में चला जाएगा।
ये मैंने आपके सामने इस वक्त रिवैल्यूएशन डिस्कस की है या डिस्पोजल? हाँ, डेफिनेटली मैं आपने आपके सामने एक रिवैल्यूड एसेट की डिस्पोजल डिस्कस की है, लेकिन यहाँ हमने कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस लॉस की कोई बहस नहीं की है। मैंने आज आपके साथ ये डिस्कस किया है कि अगर एक रिवैल्यूड एसेट सेल हो जाए तो शायद उसकी डिस्पोजल की एंट्री वही है जो हमें पहले से भी पता है। सही कह रहा हूँ सर? जी, एनी कन्फ्यूजन इन दिस एंट्री? अब डेफिनेटली डिपेंडिंग अपॉन द सवाल, अगर फॉर एग्जांपल कहीं लिखा होगा प्रिपेयर लेजर्स, तो क्या हम कैश एसेट एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन की अलग एंट्री भी सोच सकते हैं? मसलन कैश की क्या एंट्री करेंगे सर? तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं हो सकती, वो अक्सर करते रहे मैंने चाह कर ज़रा कंपाउंड एंट्री भी थोड़ी सी रिवाइज हो जाए। एनी कन्फ्यूजन? चलें बेटा, अब ये जो एंट्री हमने लिखी इसको गौर से ज़रा देख के इसके मुझे इफ़ेक्ट्स आपने बताने हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे इफ़ेक्ट होंगी। जब मैं वर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलता हूँ, मैंने कल भी पूछा था, तो अब मैं कहाँ की बहस इकट्ठी करना चाहता हूँ? प्रॉफिट एंड लॉस भी और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी। आए कैश से शुरू करते हैं। कैश डेबिट एसेट है, करंट एसेट्स में कैश प्लस हो जाएगा। एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन डेबिट होके ख़त्म हो जाएगी। नॉन करंट एसेट्स में डेबिट होके ख़त्म। एसेट्स में 2,60,000 क्रेडिट होके एसेट हमारी बुक्स में ज़ीरो हो जाएगा, और गेन प्रॉफिट एंड लॉस में जाके 6,000 अदर इनकम में ऐड हो जाएगा। तो हमारी इस एंट्री से अब ज़रा शॉर्ट वर्ड में सुने, कैश में ऐड हो जाएगा और एसेट हमारी बुक से ख़त्म हो जाएगा, और जो उसकी जगह गेन हुआ है वो अदर इनकम में चला जाएगा। ओके प्लीज़। अब जो एग्जांपल मैंने अब आपके सामने लिखी थी उसकी ज़रा लास्ट लाइन पढ़ें। इस एंट्री से एसेट तो हमारी बुक से ख़त्म हो जाएगा, कैश डेबिट हो जाएगा, लेकिन क्या सरप्लस रिलेटेड टू दिस एसेट जिसे भेज दिए अभी भी हमारी बुक्स में आ रहा होगा? तो जिस दिन डिस्पोजल हो जाती है उस दिन IAS 16 से कि जो एसेट से रिलेटेड सरप्लस का बैलेंस है, एसेट से रिलेटेड सरप्लस का बैलेंस है, जस्ट एक मिनट, ये वो भी इसका भी दरअसल खराब हो रहा है मुझे लग रहा है, जरा दिखाना सर, उधर है इधर है, सॉरी एक मिनट। कैश एसेट का कैश डेबिट हो गया, बुक्स में से एसेट ख़त्म हो गया, लेकिन हमारी इन एंट्रीज़ के बावजूद एसेट की डिस्पोजल तो रिकॉर्ड हो गई, लेकिन सरप्लस रिलेटेड टू एसेट अभी भी हमारी बुक्स में ही है। तो अभी हम थोड़ा सा ऊपर जाएं ज़रा, लेफ़्ट साइड पे आपने एक बॉक्स छोटा सा बनाया था मेरे साथ। तो जिस दिन एसेट सेल हो जाता है, एसेट डिस्पोज हो जाता है, तो उस दिन एसेट की फिगर जब हमारे बुक से निकल जाएगी तो IAS 16 से कि आप सरप्लस को भी रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफ़र कर दें। इन अदर वर्ड्स, कर सकते हैं, एक दूसरी चॉइस भी है, वो बाद में डिस्कस करता हूँ। इन अदर वर्ड्स, आज के बाद जब भी कभी आप किसी रिवैल्यूड एसेट की डिस्पोजल रिकॉर्ड करेंगे, क्या कहा है सर मैंने, क्या कहा है सर? उसमें गेन आए लॉस आए, उसने तो प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाना है। यहाँ गेन आ गया, अगर लॉस भी होता तो लॉस एंड डिस्पोजल प्रॉफिट एंड लॉस में जाता। लेकिन इस एंट्री के फ़ौरन बाद आपके जहन में ये भी आना चाहिए कि अब डिस्पोजल वाले दिन जितना सरप्लस का बैलेंस है उसने रिटेन्ड अर्निंग्स में भी ट्रांसफ़र होना है। इट मीन्स इस एंट्री के बाद एसेट अगर रिवैल्यूड है और इसका सरप्लस था तो आप मेरे कौन सी एंट्री भी करवाया करेंगे? प्लीज़ कौन सी भी करवाया करेंगे सर? कितने से करवाया करेंगे? जितना सरप्लस से रिलेटेड इस एसेट का बैलेंस पड़ा हुआ होगा।
मेरी इस एंट्री से दूसरी एंट्री गौर से देखें, सरप्लस पे क्या इफेक्ट होगा? कम होने का मतलब इस केस में ख़त्म हो जाएगा, जितना पड़ा होगा सारा ट्रांसफ़र हो जाएगा। और ये 75,000 कहाँ नज़र आएगा? रिटेन्ड अर्निंग्स में कैसे नज़र आएगा? अगर मुझे 1 मिनट इजाज़त दे दें, रिटेन्ड अर्निंग्स की वर्किंग ज़रा जहन में लाएं। लेजर बन जाएगा डेफिनेटली रिटेन्ड अर्निंग्स का, लेकिन रिटेन्ड अर्निंग्स का लेजर ज़रा मुझे एक स्टेटमेंट फॉर्म में ज़रा बनवाएंगे? क्या कहा मैंने? प्लीज़, रिटेन्ड अर्निंग्स का लेजर स्टार्ट कहाँ से होगा? प्लीज़ कहाँ से होगा? तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स है दे सर, मुझे प्लीज़ 1 मिनट लिख लेने दें। ओपनिंग बैलेंस ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स जो भी होगा वो आ जाएगा। आगे प्लीज़, प्लस प्रॉफिट। कहाँ से प्रॉफिट आएगा सर? प्रॉफिट एंड लॉस से आएगा सर। प्रॉफिट पे रुकना है सर, आगे क्या होता है? लेकिन अब डेफिनेटली आगे पीछे होना शायद फ़र्क नहीं पड़ता है। 1 सेकंड, ये एंट्री जो मैंने बॉक्स में लिखी है, इसका इफेक्ट रिटेन्ड अर्निंग्स पे बढ़ेगा? रिटेन्ड अर्निंग्स का बैलेंस इससे या कम होगा? रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट हो रही हैं। तो एक नई चीज़ आपको आज क्या पता चली कि ट्रांसफ़र ऑफ सरप्लस की फिगर रिटेन्ड अर्निंग्स में ऐड हो जाएगी, लेस हो जाएगी। उस फिगर को मैं ज़रा प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ। और डिविडेंड अगर है तो उसी तरह लेस होगा जैसे आपने मुझे पहले बताया था। इट मीन्स आज के इस लम्हे के बाद अब आपको रिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर कितनी चीज़ों का पता चल गया है? बोल दें ज़रा, कौन कौन सी? लिखे सर। थोड़ा सा ज़रा क्वेश्चन एक्सप्लेन कीजिएगा ज़रा। नहीं, सरप्लस का लेजर अगर बन रहा होगा तो सरप्लस के लेजर में माइनस हो रहा है, डेबिट हो रहा है। मैं आपके सामने रिटेन्ड अर्निंग्स के लेजर को स्टेटमेंट फॉर्म में बना रहा हूँ। सरप्लस के लेजर में डेबिट है और रिटेन्ड अर्निंग्स के लेजर में क्रेडिट है, विच मीन्स प्रॉफिट में फिगर ऐड हो जाएगी। मैंने कौन सा लेजर ज़रा स्टेटमेंट फॉर्म में बनाया है? ये टी फॉर्म में भी बना देता हूँ अभी। जी नोट हो गए? ये लास्ट लाइन्स जैसे एक मिनट, मैं यहाँ एक लेजर बना दूँ। रिटेन्ड अर्निंग्स का लेजर ज़रा बनवाएं जी, बनवाएं 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 बनवाएं। ये बेटा मैंने रिटेन्ड अर्निंग के लेजर ही को ज़रा स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा है, लेकिन ऐसे परेशान ना हो। ब्रॉट डाउन रिटेन्ड अर्निंग्स, प्रॉफिट किधर होगा? अब 1 मिनट, ये जो ऊपर एंट्री है बॉक्स में, ये ज़रा आराम से बोलना ज़रा। सरप्लस डेबिट, सरप्लस के लेजर में फिगर किधर होगी? डेबिट साइड पे। रिटेन्ड अर्निंग्स के लेजर में रेफरेंस क्या होगा? रेफरेंस रिवैल्यूएशन सरप्लस के सामने वही 75,000 होगा, मींस प्रॉफिट में प्लस हो रहा है। डिविडेंड इफ एनी डेबिट साइड पे होगा, लेस हो रहा है।
और इंशाल्लाह आपके पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो ये लेजर भी बना लें इसी के नीचे। तो क्या डिविडेंड देने से रिटेन्ड अर्निंग्स बढ़ जाती हैं? क्या प्रॉफिट होने से रिटेन्ड अर्निंग्स बढ़ जाती हैं? और सरप्लस ट्रांसफ़र होने से सरप्लस पे क्या फ़र्क पड़ता है? रिटेन्ड अर्निंग्स बढ़ जाएंगी। ये आप कुछ कह रहे थे, लिख लें, देख लें। क्या रिटेन्ड अर्निंग्स का क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए? अनलेस लॉस हो जाए क्रेडिट बैलेंस होगा। अगर प्रॉफिट्स हैं तो क्रेडिट बैलेंस होगा, लॉसेस हो जाएं तो रिटेन्ड लॉस भी हो सकता है। किस लॉस की बात कर रहे हैं? जैसे ये अभी वैल्यूएशन सरप्लस आया है, तो अगर प्रीवियस ईयर में लॉस सर वो मैं बात करता हूँ जी। नोटेड है सर यहाँ तक? मुझसे सवाल पूछा कि जी, वो सवाल मैं ज़रा आपके सामने रखता हूँ, ज़रा आपसे पहले ओपिनियन लेता हूँ। या सवाल से पहले ज़रा ये भी क्लियर हो जाए, ये मैंने जो डिस्कशन अभी आपके सामने की है, कर रहा हूँ, ये सरप्लस ट्रांसफ़र की हो रही है, लॉस ट्रांसफ़र की हो रही है? तो पहले तो ये क्लियर रखें, मैं सिर्फ सरप्लस ट्रांसफ़र की बहस कर रहा हूँ। लॉस तो बेटा जिस साल आता है वो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया, तो वो तो ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस में जाके रिटेन्ड अर्निंग्स में आ चुका है। ये वर्ड ठीक है मेरा? प्रॉफिट एंड लॉस में गया, प्रॉफिट एंड लॉस में जाने से प्रॉफिट कम हो गया और कम प्रॉफिट रिटेन्ड अर्निंग्स में आ गया। तो लॉस ने तो ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस का इफेक्ट कर दिया है, उसका इफेक्ट रिटेन्ड अर्निंग्स पे आ गया है। प्रॉब्लम सिर्फ किसका है? सरप्लस जब आता है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाता, वो एक्सपेक्टेड गेन होता है, वो रिटेन्ड अर्निंग्स के बाहर अलहदा पड़ा था। तो सवाल एक ये उठा हुआ था कि क्या सरप्लस हमेशा रिटेन्ड अर्निंग्स के बाहर ही बेचारा पड़ा रहेगा? तो उसका पहला आंसर हमें क्या मिला है? कब तक पड़ा रहेगा? लेकिन जिस दिन ऐसे डिस्पोज होगा और आप डिस्पोजल की एंट्री करेंगे, उसी दिन आपको क्या याद आना चाहिए कि कहीं इस एसेट से रिलेटेड कोई सरप्लस तो नहीं है, और अगर है तो प्लीज़ आप उसकी क्या एंट्री कर देंगे? सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। चलो मैं एक मिनट रुकने की कोशिश करता हूँ, आप लोग प्लीज़ ज़रा ये वाली एग्जांपल ज़रा एक नज़र रिवाइज कर लें। कोई और चीज़ ज़हन में आती तो बताएं। जी मेरा भाई बहुत ज़्यादा परेशान अगर है तो थोड़ी सी परेशानी मेरे साथ भी यार हो जाए। नहीं क्लियर हो गया? काश मैं भी वैसा समझा सकूं जैसा साथ वाले भाई ने समझाया। कुछ और तो नहीं समझा गया? आप रिवाइज कर रहे हैं सर? एक मिनट एग्जांपल देखें, दोबारा डेबिट क्रेडिट देखें, कोई कन्फ्यूजन जहन में आती है तो प्लीज़ बताएं। नहीं अभी तक तो आपने ये पढ़ा है, आज आपको पहली चीज़ ये पता चली है कि सरप्लस तब तक पड़ा रहता है जब तक ऐसे डिस्पोज ना हो। क्या कोई और भी ट्रीटमेंट है? यस है, मैं आ रहा हूँ। $260 पे -13 पे आ रहा होगा, 247 कैरिंग अमाउंट पे आ रहा होगा। 260 में से 13,000 लेस होके नहीं आ रहा होगा, 247 मेरे ख्याल सही वर्ड है। हाँ अपने 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 लेजर्स में 260 अलग और 13 अलग आ रहा होगा, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में प्रेजेंटेशन में 247 आ रहा होगा। आप लोगों ने आपने भी एक वर्ड बोला बैलेंस शीट, इसका वर्ड का मतलब सबको पता? नहीं नहीं, मैंने इसलिए पूछा कि शायद अब ये वर्ड पता नहीं कहीं यूज़ होता ही नहीं हम मुझे तो पता है, ये तो हमारे ज़माने का वर्ड है ना। मैं पूछ रहा हूँ कि अब ये वर्ड आपको कहीं बताया जाता है नहीं, तो ये तो छोटा सा वर्ड है ना। अच्छा है ज़रा बैलेंस शीट, लेकिन वो तो लंबा बोलना, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन।
लेकिन मैं डरते डरते बोलता नहीं हूँ, लेकिन अगर आपको आइडिया है तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन सर, SFP सर। इसके अलावा कोई सवाल नहीं है सर। चलो ऊपर वापस आए जी, जहाँ एक बॉक्स बनाया था लेफ्ट साइड पे, किस चीज का ट्रीटमेंट पढ़ रहे हैं, किस एंट्री की बहस हो रही है? हाँ ठीक है सॉरी, सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। अभी तक आपको क्या पता चला ये एंट्री कब होती है? लेकिन अगली बात आप ध्यान से सुना। IAS 16 सर ये भी अलाउ करता है कि एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि कंपनी अपने सरप्लस के बैलेंस को एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल रिटेन्ड अर्निंग में ट्रांसफर कर दे। एक चॉइस लेकिन और भी है, आप पेशेंस से पहले देखिएगा जरा। एक पॉलिसी कंपनी ये भी बना सकती है कि ट्रांसफर द सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग्स as the asset is used and depreciated. There are two choices जो IAS 16 में गिवन है। चाहे तो आप लेफ्ट साइड एक ही दफ़ा डिस्पोजल पे सारा सरप्लस ट्रांसफ़र कर दें, ऑल्टरनेटिवली एनुअल बेसिस पे भी सरप्लस को रिटेन्ड अर्निंग्स में जैसे जैसे एसेट डेप्रिशिएट हो रहा है साथ साथ उस सरप्लस को, उस एसेट के सरप्लस को ईयर वाइज भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कैसे, क्यों, ये अभी हम डिस्कस करते हैं। पहले ज़रा राइट साइड पे बॉक्स बना के ये बात ज़रा पूरी लिख लें। क्या कहाँ जा रहा है, किस वक़्त, राइट बॉक्स में लिख लें। लिखते लिखते आंसर दें। अभी भी किसकी बहस हो रही है? अभी भी एंट्री वही है, लेकिन रादर देन कि ये एंट्री एक ही दफ़ा करें जब एसेट डिस्पोज हो रहा है, आप एनुअल बेसिस पे जैसे जैसे एसेट यूज़ होकर डेप्रिशिएट हो रहा है साथ साथ भी इस एंट्री को एनुअल बेसिस पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। नहीं, ट्रांसफ़र एनुअली कर सकते हैं। क्या हर साल रिवैल्यूएशन की बहस हो रही है या हर साल ट्रांसफ़र की बहस हो रही है? तभी परेशान ना हो, इंशाल्लाह भी मैं फिगर से बात करता हूँ। क्या दोनों तरफ लेफ्ट राइट जो भी लिखा है हमने, एंट्री सेम है? एंट्री सेम है सर। सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। सिर्फ डिस्कस ये हो रहा है कि ये एंट्री कब करनी है। अभी तक लेफ्ट साइड पे आपको क्या पता है कब करनी है? अब मैं ये बात करना हूँ कि रादर देन कि आप एक ही दफ़ा डिस्पोजल पे ही एंट्री करें, आप एनुअल बेसिस पे भी डेप्रिसिएशन के साथ साथ सरप्लस को ट्रांसफ़र करने की पॉलिसी बना सकते हैं। कैसे? आ जाए नीचे जहाँ भी अब जगह है, एक एग्जाम्पल आपने बनानी है और बस हेडिंग के बाद लिखने की ख्वाहिश को बिल्कुल ख़त्म कर देना है। हेडिंग लिख लें बस एग्जाम्पल। ज़रा मैंने 2-3 सालों की एक एग्जाम्पल क्रिएट करनी है ताकि आपके सामने सारी पिक्चर सही रख सकूँ मैं। तो पहले मुझे ज़रा एग्जाम्पल बना लेने दीजिएगा ताकि आपको लिखते हुए आसानी हो जाए। मेरा ख्याल है कि इस तरह बड़ा मुश्किल हो जाना है। चलें ठीक है, फ़िलहाल अपनी एग्जाम्पल हेडिंग लिख ली है। अब कुछ लिखिएगा ना बोर्ड से देख के, पहले देख लीजिएगा। अगर जगह आधे सफ़े पे बन गई तो ओके है, वरना अकॉर्डिंगली डिसीजन लीजिएगा। सब ओके है सर? रेडी सर? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स जी सर, जी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ज़रा जहन में लाएं। एज ऑन हमेशा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनती है, ये पता है किसी को? लेट्स अज्यूम 30 जून हमारा ईयर एंड है। June 2023 एंड हुआ।
अब मैं आगे ईयर इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि मैंने नीचे 23, 24, 25 3 सालों की वर्किंग करनी है। ऊपर मैंने सिर्फ क्या लिखा, 30 जून। एक कॉलम में किस साल की वर्किंग करूंगा, 2023 की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अगला साल बताएं कौन सा होगा, 30 जून 2024 की और 30 जून 2025 की। क्या मैं खुदा न खासा ये कहने लगा हूँ कि आज के बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऐसे बनेगी? हरगिज़ नहीं है। लेकिन रादर देन मैं अलग-अलग ऊपर नीचे बनाऊँ, उससे फिर आपको सही समझ नहीं आएगा। मैं किधर कंपैरिजन फॉर्म में 3 सालों की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन 30 जून पे आपके सामने बनाना चाह रहा हूँ। कोई कन्फ्यूजन तो क्रिएट नहीं हो जाएगी। तो लेट्स अज्यूम पहला साल 30 जून 2023 पे एंड हुआ या एंड हो रहा था। सपोज हमारी बुक्स में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में नॉन करंट एसेट्स में सपोज एक मशीन आ रही थी जिसकी WDV 1 लाख थी। आपने ईयर एंड पे इस मशीन को रिवैल्यू किया और सपोज 50,000 सरप्लस आ गया। सब साथ है मेरे? आपको बताए बगैर क्या एंट्री शुरू कर दी है मैंने? सर आपको बताए बगैर एक एंट्री शुरू कर गया हूँ सर। 50,000 क्या अज्यूम किया मैंने? क्या अज्यूम किया 50,000 मैंने? सरप्लस की एंट्री क्या शुरू कर दिया मैंने? मशीन डेबिट, और थोड़ा सा ज़रा नीचे करंट एसेट्स होंगे जो भी होंगे। इक्विटी में भी बहुत कुछ होगा, थोड़ा सा लिख भी लेते हैं। कैपिटल होगा, आगे क्या होगा सर? रिटेन्ड अर्निंग्स होंगी। लेकिन जिस वक्त ये सरप्लस आया है उस वक्त ये सरप्लस इनिशियली एक अलहदा हेड के तौर पे इक्विटी में नज़र आएगा जो 50,000 होगा। एसेट हमारा 1 लाख से बढ़ के 1.5 लाख हो जाएगा प्लीज़। और सरप्लस आपको इक्विटी में अलहदा नज़र आना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक मेरी फिगर्स पे कोई एतराज़? ऊपर ब्रैकेट में जाए, एसेट की WDV थी 1 लाख। 30 जून 2023 ईयर एंड जब आया तो सपोज आपने इसे रिवैल्यूएशन किया और फेयर वैल्यू थी सपोज 1,50,000। देयरफॉर 50,000 सरप्लस था। मैंने एंट्री की मशीन डेबिट एंड सरप्लस क्रेडिट, और उसकी मैंने आपको प्रेजेंटेशन अब दिखाई है। आफ्टर रिवैल्यूएशन एसेट फेयर वैल्यू के बराबर हो जाता है सर? हो जाता है सर। तो फाइनली अब एसेट 150 पे आ गया है और ऑपोजिट साइड ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन अगर नीचे देखें तो एक 50,000 का सरप्लस है। यकीनन बाकी फिगर्स भी होंगी, लेकिन अब इस वक्त हम ज़रा सरप्लस और एसेट से ज़रा इंटरेस्टेड हो गए हैं। एनी कन्फ्यूजन? मैंने ईयर एंड पे क्योंकि रिवैल्यूएशन अज्यूम की है। रिवैल्यूएशन साल के शुरू में होती है, एंड में होती है, कभी भी हो सकती है, लेकिन मैंने ईयर एंड पे रिवैल्यूएशन अज्यूम की है। इसलिए इस साल की डेप्रिसिएशन ऑलरेडी पहले चार्ज होके WDV बनी होगी और अब फेयर वैल्यू की बेस पे नेक्स्ट ईयर से डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। ये मेरी बात किसी को समझ आई है सर? अगर आप साल के शुरू में रिवैल्यूएशन करें फुल कंसंट्रेट, तो क्या पहले इस साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? अगर साल के शुरू में रिवैल्यूएशन हो रही है तो पहले आप रिवैल्यूएशन करेंगे साल के शुरू में और आफ्टर रिवैल्यूएशन फिर इस साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। लेकिन अगर रिवैल्यूएशन साल के एंड में हो रही है तो पहले पूरा साल गुजरा उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करके ईयर एंड की WDV बनाएंगे और फिर रिवैल्यूएशन एंट्रीज करेंगे, और आफ्टर रिवैल्यूएशन डेफिनेटली आप फेयर वैल्यू डेप्रिशिएट करेंगे। लेकिन अगर ईयर एंड पे रिवैल्यूएशन कर रहे हैं तो आफ्टर का मतलब फिर नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। एक छोटी सी एग्जांपल और बड़ी इंपॉर्टेंट, लेट्स से 8 महीने बाद रिवैल्यूएशन हो रही है तो पहले 8 महीनों की डेप्रिसिएशन आप चार्ज करके WDV बना लेंगे, फिर रिवैल्यूएशन करेंगे और रिवैल्यूएशन के बाद जब एसेट फेयर वैल्यू पे आ जाएगा तो रिमेनिंग 4 मंथ्स की डेप्रिसिएशन आप फेयर वैल्यू डिवाइड बाय रिमेनिंग लाइफ करेंगे। बात डन है सर? तो मैंने अगर ईयर एंड पे रिवैल्यूएशन अज्यूम की है तो अब इस 1.5 लाख पे डेप्रिसिएशन किस ईयर एंड से चार्ज होगी? किस ईयर एंड में चार्ज?
प्लीज़ ये तो बता दो, कैलकुलेट भी कर लो यार अगर नहीं आ रही यार। 5 लाख डेप्रिसिएशन आ गई, 150 डिवाइड बाई 10 क्या आंसर आया? 15,000 की एंट्री सुनाएं। डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी और उसका सेकंड इफेक्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब एक सेकंड डरे बगैर बोर्ड पे देखें, मैं आपको ज़रा सेपरेट लेजर के एंगल से समझाना चाह रहा हूँ। 150,000 में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 15,000 लेस होने के बाद प्लीज़ आपका ये एसेट अब कितने पे नज़र आना शुरू हो जाएगा? 1,35,000 WDV पे आ जाएगा। प्लीज़ ओके है? एक ज़रा चीज़ मेरे जहन में आई है, कहीं आपके जहन में उस वक़्त ना आ जाए जब मसला ख़राब हो जाए। 150 ढूंढें और उससे पीछे ब्रैकेट में जहाँ 1 लाख लिखा हुआ, जिस दिन रिवैल्यूएशन हुई होगी, जिस दिन रिवैल्यूएशन हुई होगी, पुरानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्या हुआ होगा? अगर वो होगी भी तो उसकी क्या हो गई होगी? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन की एंट्री की बात कर रहा हूँ। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एंड मशीन क्रेडिट, विच मीन्स ये जो मैं 15,000 लिख रहा हूँ ये सबसीक्वेंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अब आ रही है। पुरानी किधर गई होगी? तो अब ये 15,000 सिर्फ कब से ऑनवर्ड्स एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है? आफ्टर इवेल्युएशन, विच मीन्स फर्दर बस जो 1 साल गुजरा है उसके बाद फेयर वैल्यू लेस सब्सिक्वेंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एसेट हमारा 135,000 का हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है प्लीज़? इसी कॉलम में 2024 के नीचे है ज़रा, अगर हम पॉलिसी बना लें कि सरप्लस को डिस्पोजल वाले दिन ट्रांसफ़र करना है, तो क्या सरप्लस फिर डिस्पोजल वाले दिन तक एज इट इज आता रहेगा? लेट्स अज्यूम 2024 के एंड पे डेप्रिसिएशन के चार्ज करने के बाद ना ही हमने दोबारा रिवैल्यू किया, क्या हर साल रिवैल्यूएशन कंपलसरी है? तो सपोज 2024 के एंड पे कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आया, ना रिवैल्यू किया और ना डिस्पोज किया, क्या भी नहीं किया, क्या भी नहीं किया, देयरफॉर 135 हमारे एसेट की फाइनल WDV आ गई। और अगर अभी तक हमारी पॉलिसी जो हमने पहले पढ़ी है कि डिस्पोजल वाली है, तो 50,000 अनचेंज्ड सरप्लस एज इट इज आ जाएगा। यहाँ तक ओके है सर? घड़ियाँ सबको नज़र आ रही हैं देखे बगैर भी, लेकिन बोर्ड को देखना पड़ना है। 2024 वाले कॉलम के बाद 25 वाले कॉलम में आ जाएं। एक और साल ज़रा मुझे ऐसे ही पूरा करवाएं ज़रा। रेडी है सर? रेडी सर? दूसरे साल की एंट्री किस अमाउंट से होगी? नहीं सर, मेथड स्टेट लाइन ही रखें प्लीज़। सेकेंड ईयर की वर्किंग फिर कैसे होगी? 150 डिवाइड बाई 10, 15,000 की एंट्री बोलें। डेप्रिसिएशन 2025 की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जाएगी, लेकिन अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में 30,000 लेस होने के बाद 1,20,000 एसेट की कैरिंग अमाउंट रह जाएगी। प्लीज़ ठीक है सर? लेट्स अज्यूम 2025 के एंड पे नो रिवैल्यूएशन, नो डिस्पोजल, क्या सरप्लस फिर एज इट इज़ ही आता रहेगा? हर साल रिवैल्यूएशन कंपल्सरी है सर? हर साल ज़रूरी नहीं है, हो जानी चाहिए अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। तो लेट्स अज्यूम सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आया है। यहाँ तक एग्जाम्पल ठीक है मेरी? आप ये बताएंगे इस वक्त तक एग्जाम्पल बनाते हुए मैंने सरप्लस ट्रांसफ़र की कौन सी पॉलिसी रखी हुई है? सर कौन सी रखी हुई है सर? डिस्पोजल वाली रखी हुई है। अगर डिस्पोजल वाली पॉलिसी आप रख लेंगे तो अब ज़रा फिगर्स ऑफ एसेट और सरप्लस को ज़रा इकट्ठा देखने की कोशिश करें। ग्रेजुअली एसेट तो डेप्रिशिएट होके कम होता जाएगा, लेकिन सरप्लस एज इट इज़ इंटैक्ट कब तक पड़ा रहेगा?
तो एसेट में तो रिडक्शन नज़र आ रही है, लेकिन सरप्लस फिर डिस्पोजल वाली पॉलिसी की वजह से डिस्पोजल डेट तक एज इट इज़ रहेगा, जो एक ही दफ़ा पे डिस्पोजल डेट पे ट्रांसफ़र होगा। देयरफॉर इस सिचुएशन में एग्जामिनर IAS 16 बल्कि सही वर्ड IAS 16 ये अलाउ करता है कि अगर आप चाहें तो सरप्लस को डिस्पोजल पर ट्रांसफ़र करने की बजाय एनुअली ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। उसका मैं जस्ट एक आइडिया दे सकूंगा, बात मेरी ख़त्म नहीं होएगी। और टाइम हमारा ज़रा इस वक्त 12:30 पे ही है क्योंकि जुमा है, तो इसलिए बस 1-2 मिनट जो रह गए हैं ज़रा बोर्ड पे ज़रा सुन लीजिएगा। क्या ग्रेजुअली एसेट डेप्रिशिएट होके कम हो रहा है? तो अगर आपने एनुअल पॉलिसी ऑफ ट्रांसफ़र बनानी हो, क्या बोला मैंने? एनुअल पॉलिसी ऑफ ट्रांसफ़र बनानी हो तो आप सिंपली क्या करेंगे, जिस बेस और मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, क्या बोला मैंने? मैं 10 सालों की बेस पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूँ इस वक्त, और स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूँ। जिस बेस और मेथड से आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे होंगे, उसी बेस और मेथड से सरप्लस ट्रांसफ़र की फिगर भी एनुअल निकाल लिया करेंगे। मीन्स उसे जाते हुए एक आखिरी कैलकुलेशन, कैलकुलेटर पे 50,000 लिखें प्लीज़, कैलकुलेटर पे 50,000 लिखें। ये 50,000 क्या लिखा है प्लीज़? सरप्लस की अमाउंट मैंने आपको लिखवाई है, इसे डिवाइडेड बाय 10 कर दें। ये 5,000 क्या आया? डेप्रिसिएशन बेटा नहीं आई, ये सरप्लस की अमाउंट है, सरप्लस ट्रांसफ़र की अमाउंट बेस्ड ऑन डेप्रिसिएशन आ गई। इन अदर वर्ड्स, अगर आप पॉलिसी बना रहे हैं कि आपने एनुअल ट्रांसफ़र करना है, तो आप जिस बेस पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे होंगे उसी बेस पे सरप्लस ट्रांसफ़र की फिगर कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम एसेट को 5 सालों पे डेप्रिशिएट कर रहे होते तो डिवाइडेड बाय 5 हो जाता। 8 सालों पे कर रहे होते, अगर मेथड स्टेट की बजाय रिड्यूसिंग हो जाता, तो फिर नीचे भी रिड्यूसिंग कैसे हो जाएगा वो इंशाल्लाह मैं खुद बनाऊंगा। किस बेस और मेथड, जिस बेस और मेथड से आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे उसी बेस और मेथड से एनुअल ट्रांसफ़र की फिगर भी आ जाती है। बात ज़रा कंप्लीट हो जाती तो अच्छा था, लेकिन जो रब का फ़ैसला वो ज़्यादा बेहतर है। तो इंशाल्लाह अपनी नॉर्मल क्लास में दोबारा मुलाकात होगी। एक्स्ट्रा क्लास है, नॉर्मल क्लास, लिखने का टाइम ख़त्म हो गया है, लिखने में कोई जल्दी ना करें। इंशाल्लाह जब दोबारा मुलाकात होगी तो पहले लिखेंगे, फिर बहस को आगे बढ़ाएंगे। तो नमाज़ पढ़ें सर, तसल्ली से नमाज़ पढ़ें, रिलैक्स करें, और इसमें जो भी पॉइंट आपका है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में 3 बजे डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह मुलाकात होगी सर। नो एक्स्ट्रा क्लास, नॉर्मल क्लास ऑफ टुडे 3 बजे मुलाकात होगी। अल्लाह पे जल्दी से निकल जाएं, कहीं मैं अभी क्लास दोबारा ना शुरू करूँ। जी सर, नहीं मतलब मेरी क्लास से तो जान अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह मुलाकात